बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। 10,000 रुपए बांटे थे। और 10,000 इंडियन का मतलब है 30,000 पाकिस्तानी। हाँ, जनाब। तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी है, वो भी खवातीन को काफी और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया जैसे, और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है, यूथ फैक्टर भी। ममदानी की जीत में, ज़ोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीजों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफ़ा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे। उनके जो इल्ज़ाम है उनमें से काफ़ी उनमें वजन है, ये नहीं कि वजन नहीं है। अच्छा। मगर जमहूरियत का जो स्लोगन है वो नहीं चला, इंडिया में भी नहीं चला, इन बिहार। राइट, ठीक। तो अब अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको पता, मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था इस पर। जैसे मैंने कहा था कि जमहूरियत सारी दुनिया में डिक्लाइन कर रही है और लोग उसकी अहमियत गिर रही है। मगर अब जो एक नया सर्वे निकला, ये मेरे सामने आज ही आया कि डेमोक्रेसी के बारे में लोग एडवांस कंट्रीज में क्या सोचते हैं। अच्छा, अब ये कोई 9 कंट्रीज को उन्होंने सर्वे किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है इप्सोस का जी। जिसमें फ्रांस, यूएस, यूके, स्पेन, इटली, क्रोएशिया, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्वीडन, सब टॉप कंट्रीज को ले लिया। अब मैं आपको एक एक में बताता हूँ कि इन मुल्क के अंदर कितने लोग जमहूरियत के साथ खुश हैं या एतमाद रखते हैं उसके अंदर, और कितने लोग जो हैं अब जमहूरियत से दूर हो रहे हैं और एतमाद खो बैठे हैं। फ्रांस के अंदर 60% लोग जमहूरियत में कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। सिर्फ 19% को है अभी भी कॉन्फिडेंस। तो आप सोचिए, 10 साल पहले उल्टा था जी। अब बिल्कुल 10 साल में डिसइल्यूजनमेंट। यूएस में 53% जो है वो खुश नहीं है जमहूरियत से, वो समझते हैं जमहूरियत गिर रही है, और 20% है जो समझते हैं नहीं नहीं ठीक है जमहूरियत जी। इसी तरह यूके के अंदर 51% मेजॉरिटी जो वो समझते हैं जमहूरियत फारग है, असि जमहूरियत वास्ते वोट नहीं, साडा वोट नहीं है। इसीलिए स्पेन 51% खिलाफ, इटली जो है सिर्फ 26% उसके हक में, बाकी सब खिलाफ। नेदरलैंड्स के अंदर 36% उसके हक में। कुछ लोग कहते हैं वी डोंट नो, हाँ ठीक है नहीं, मगर इससे ज़्यादा जो है वो कम है, जमहूरियत नाइदर है नो देयर। पोलैंड, स्वीडन में 65% लोग अभी भी, ये एक मुल्क है सिर्फ जहाँ अभी भी वो समझते हैं कि जमहूरियत जो है इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ चल रही है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ डिलीवरी हो रही है, वेलफेयर स्टेट है। वेल डन। तो ये सबक सीखना चाहिए ना सबको। नरेंद्र मोदी ने सीख लिया है कि भाई हिंदुत्व ज़्यादा वोट सी ना वो हो गया, वो फर्क है हूँ, असि जो करना सी कर लिया, ठीक। इसीलिए इस दफा जो बम फटे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसके और भी
इम्प्लीकेशन है जी जी, मगर ये भी है कि यार ऐसा उनका खास है माइलेज कोई नहीं इधर, ठीक है ना। तो अब वो माइलेज निकाली उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो अब इसी बेसिस के ऊपर वो अब अपनी आगे की जो उसके जो रह गए हैं, ही विल बिल्ड हिज पॉलिटिकल बेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यूपी और आसाम और उधर मगरबी बंगाल में अब वो ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे, और क्या वहां पे ये बिल्कुल वहां भी इकोनॉमिक एजेंडा लेके जाएंगे। वो देखेंगे कौन सी क्लासेस जो हैं उनको तकलीफ है, कोई ना कोई उनके लिए कुछ करने की वादे करेंगे। यार वादे करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, हाँ, ख्वाब दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन्होंने जो वहाँ के लोकल रहनुमा को अपने साथ मिलाया, जो मुकामी नब्ज से आगाह थे, ये कितना बड़ा कार्ड ये होता है, बिकॉज इसी उसके बगैर मेजॉरिटी नहीं मिलती। ये जो इतनी बड़ी जो रियासतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं, काफ़ी स्प्लिंटरिज्म होती है, वहाँ कास्ट का सिस्टम है, लेफ्ट है, राइट है, इस किस्म की चीज़ें हैं। पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है वो, सो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज भी चलती रही हैं। फिर कास्ट सिस्टम और लोअर कास्ट का बहुत बड़ा, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, ये बहुत वजन है इन चीज़ों का। और फिर कई नेशनलिज्म भी बड़ी है। बंगाल में फॉर एग्जाम्पल द लाइकलीहुड इज कि बंगाल में वो बंगाली पार्टी के लिए करेंगे रादर देन, ठीक। तो आई थिंक हर जगह पे फर्क है, बट आई थिंक द इकोनॉमिक एजेंडा विल बी प्रोमिनेंट नाउ, सबसे आगे यही करेंगे। ठीक है। अब इस जीत के बारे में सर्वेस तो ऐसे नहीं थे, और हम भी शो में बहुत दफ़ा बात कर चुके थे कि मई के बाद, और स्पेशली जो टैरिफ की बम्बार्डमेंट हुई है उसके बाद, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और वो वैसे मकबूल नहीं रहे, तो बिहार के इंतखाबात के लिए उन्हें कोई एडवेंचर करना पड़ सकता है या फॉल्स फ्लैग करना पड़ सकता है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो वो जारी रखे हुए थे और कह रहे थे उस पर पॉज है, इस कामयाबी के बाद वो पॉज कहीं हटा तो नहीं देंगे, और पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी चेंज हो सकती है इसके बाद? नहीं, मैं नहीं समझता कोई खास चेंज होगी, बस वो थोड़ा लो की रखेंगे कि उन्हें पता है समदूर 2 तो होना नहीं है उसको, और इसीलिए इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो अगर ले लेते तो फिर कुछ करना पड़ता। हाँ। तो इसलिए उन्होंने इशारा यही किया कि टेररिज्म है, मगर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान। द मिनट अब वो पाकिस्तान कहेंगे तो फिर ये तवक्को की जाएगी, चलो फिर करो, कुछ करके दिखाओ। इसीलिए वो अब इधर आएंगे नहीं। तो ये अच्छी बात है कि द इजराइलाइज दिस कि ये एस्केलेटरी लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम भी करेंगे कुछ, तो फिर वो करेंगे, फिर हम करेंगे, तो कहीं और पहुंच जाएंगे। हाँ। मशरूम क्लाउड की तरफ पहुंचेंगे हम। अच्छा, तो इसलिए मगर ये इसमें जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है, रिगिंग के ना। हाँ, ये इंडिया में आमतौर पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगते। हाँ। सबसे पहले तो ये कहा जाता था कि इंडिया की इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जाम्पलरी या एग्जाम्पलरी, आज़ाद है। यहाँ तक 2 इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स पाकिस्तान भी आए थे, इनमें से एक की मैंने इंटरव्यू भी की थी ज़ाती तौर पे, पर्सनली 1-on-1, और उन्होंने बताया था कि वहाँ कैसे होता है, कैसे नहीं होता, और ब्यूरोक्रेसी करती है वहाँ। ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट होती है, ना कोई सियासी लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मगर इस दफ़ा जो इल्ज़ाम लगे हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग है, और ये ड्यूरिंग द इलेक्शन नहीं, उससे पहले लग रहे थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया इन्होंने, क्योंकि वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट तो थी नहीं, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। इन्हीं की होती। तो उन्होंने जिसको लगाया उसके बड़े तल्लुकात हैं अमित शाह के साथ, तो इसलिए ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की है इलेक्शन कमीशन ने, और काफ़ी इसके ऊपर भी। फिर ये वोट बाइंग का, कि वोट खरीदे गए हैं, वो तो पता लगा ना कि 10,000 इंडियन रुपीस जो हैं वो उन्होंने खवातीन को दिए और वो जीती हैं। फिर वोटर रोल्स जो है ना, उसको भी, उसके अंदर भी तब्दीली हुई है बहुत से। हाँ, कोई 20-1 लाख मुसलमानों को निकाल दिया इस किस्म के, और रद्दोबदल किया गया। हाँ, रद्दोबदल किया गया, कंडीशंस लगाई गई कि प्रूव करो कि आप इंडियन नेशनल हैं। हालांकि वो 20 साल 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। पता था कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इसलिए मुसलमानों को, कोई 2 मिलियन मुसलमानों को निकाल दिया, और इसी तरीके के साथ और भी जहाँ पता था कि यहाँ से हमारे वोट नहीं मिलेगा, वहाँ डिसएनफ्रेंचाइज कर दिए। तो इस किस्म की चीज़ें थे, और करप्शन, मैसिव करप्शन। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कहते हैं कि 250 सीटों में से 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहाँ 1000-2000 वोट का फ़र्क था सिर्फ। अच्छा। और शायद इससे ज़्यादा थी जहाँ 5000 से कम का वोट था। तो इशारा ये है कि यहाँ छोटी मोटी रिगिंग के साथ आप 2-3 हज़ार वोट तो कैसे आसानी से कर लेते हैं ना। ये तो 130 मिलियन की आबादी, 13 करोड़ की तो आबादी है, 13 करोड़ की आबादी है, और आप सोचिए उसमें से 68% टर्नआउट हुआ है। अच्छा एनएस, इससे पहले आप ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगली बार नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, अगले इलेक्शंस में कामयाबी नहीं होगी आगे की। तो इस कमबैक के बाद आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी मुकाबला टफ होगा? It's too early for that। आगे क्या होते जाता है, 4 साल पड़े हैं अभी। राइट। एनीथिंग कैन हैपन। सही है, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो अपनी विजडम है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की, और उन्होंने वो सारे फैक्टर्स कैश करवाए जो वहाँ इस्तेमाल हो सकते थे, बिहार के इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते थे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। और अब झुरमट है बहुत से सवालों का, जिनमें से सर फहरिस्त होंगे ज़ीशान मुत्तहिदा अरब अमीरात से। मैंने ऑब्जर्व किया है कि गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वो अपनी इकोनॉमी को कैशलेस इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन आप एक ब्रेड से बड़ी मशीन तक जो भी पेमेंट है वो थ्रू ऑनलाइन या थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी तक क्यों डिस्करेज की जा रही है? हम देखते हैं कि एक रेडी वाले से लेके बड़े मार्ट तक एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब लोग जो है अभी भी कैश पे काम करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली ये काम कर रही है ताकि बहुत से जो लोग हैं उनके टैक्सेस को छुपाया जा सके? और ये कितना फायदा है अगर हम लोग अपना जितना पैसा कंट्री में है वो बैंक्स में रखें और जो कंट्री है वो उसको यूज कर सके और हमें बाहर से डॉलर्स और ये चीजें लेने की जरूरत ना पड़े? भाई साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ है वो दोनों बातें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते। देखिए, गवर्नमेंट तो इनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट तो यहाँ की भी, ये जो सारा FBR जो लगा हुआ है वो कहता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ही है। वो तो कैश विड्रॉल्स जो हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाना चाहते हैं ताकि आप कैश विड्रॉ करके ना खर्च करें, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करें या इलेक्ट्रॉनिक करें ताकि रिकॉर्ड रह जाए। अब तो ये जैज़ कैश वगैरह के ऊपर भी टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं मनी एंड इट्स यूज्ड टू बाय समथिंग एंड यू बाय समथिंग और यू पे फॉर इट वाया जैज़ कैश एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट तो पूरे दिल से लगी हुई है कि यार कैश इकॉनमी ख़त्म हो, मगर हम नहीं चाहते कैश इकॉनमी ख़त्म हो। बिकॉज कैश इकॉनमी जो होती है वो ब्लैक मनी पे चलती है या उस पैसे पे चलती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता। लोग टैक्स छुपा के, टैक्स नहीं देना, इनकम करते हैं, फिर वो खर्च करते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड कोई नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने 10 लाख रुपया इस साल खर्च किया, आपकी आमदन तो 2 लाख थी, तो ये 8 लाख कहाँ से आया? तो रिकॉर्ड आ जाता ना। इसलिए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और इंडिया और इस किस्म के जो मुल्क हैं वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैश इकॉनमीज़ हैं और रेजिस्टेंस आवाम से आ रही है, पब्लिक से आ रही है, और वो उन लोगों से आ रही है जो टैक्स नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अपने रुख को सही कर लें। गवर्नमेंट चाहती है कि कैश इकॉनमी ना हो, और UK में और यूरोप में वहाँ उन्होंने तो 80% 90% कैश इकॉनमी ख़त्म कर दी। अब UK में फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं आपने अगर बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो भी 500 पाउंड से ऊपर अगर आप जाके वहाँ से विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से तो वो 4 सवाल पूछते हैं। या आप जाके वहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आप कारोबारी लोग हैं तो फिर वो आपके बिजनेस अकाउंट में तो वो चली जाएगी, मगर पर्सनल अकाउंट में अगर आप कोई पैसे डिपॉजिट करेंगे वो पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं पैसे ये।